हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने एक शुरू किया था लेक्चर, उसमें हमने ये पढ़ाना शुरू किया था कि जो 2019-20 में 2019-20 का जो AMU साइंस और डिप्लोमा के लिए जो पेपर है, उस पेपर के फिज़िक्स के क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया था। उसके एक पार्ट में मैंने 9 बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चंस और भी हैं जो बच गए हैं, उसको भी मैं करा दूंगा। मुझे ऐसा लगा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बट वो वर्क एनर्जी और पावर का है। जो भी हो, तो हम लोगों ने शुरू किया था AMU साइंस डिप्लोमा का जो इंट्रेंस होता है 2019-20 में जो हुआ था, उसके फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो एक पार्ट में हमने आधे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो उसे पता चला कि 50% से भी ज़्यादा क्लास 9 के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आप क्लास 9 को अच्छी तरह पढ़ाई करें तो आपको जो AMU का पेपर है उसको सॉल्व करने में ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर आपको पहले पार्ट का देखना है तो आप सर्च करेंगे AMU साइंस डिप्लोमा इंट्रेंस क्लास 11th फिज़िक्स सॉल्यूशन बाय अकबर क्लासेस या अकबर क्लासेस बाय ज़रीफ अकबर, वाटेवर आप लिखें तो उसको आप पा सकते हैं यूट्यूब में। ठीक है, या मेरे चैनल में जाएं आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ के हिसाब से जो भी है आप देख लेंगे, यहाँ पे इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी 176 ओम रेसिस्टर्स, 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स, हाउ मैनी, है ना, इन पैरेलल, किसमें है बताइए, पैरेलल में। 176 ओम के जो रेसिस्टर्स हैं वो किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। कितना दिया हुआ बताइए, करंट दिया हुआ आपका 5 एम्पियर और वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट। तो कितने सारे निकालना, हाउ मैनी के लिए हमने क्या मान लिया, n। कितना मान लिया, n। आपको पता है कि जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो V बराबर IR, फॉर्मूला पता है आपको। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V ओवर I। V कितना है आपका 220, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5, तो इससे आ जाएगा 5 4 20, 5 4 20। तो टोटल जो आपका नेट रेसिस्टेंस है वो कितना आएगा, 44 ओम। कितना आएगा, 44 ओम। और हमने मान लिया कि छुटके छुटके जो रेसिस्टर्स हैं जिसको लगा के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, मैं आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं एक रेसिस्टर है, दूसरा रेसिस्टर है, तीसरा रेसिस्टर है, इस तरह से n रेसिस्टर्स हैं। कितने रेसिस्टर्स हैं, और बाहर से हमने एक 220 वोल्ट सप्लाई दिया। ठीक है ना, ठीक। और इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। ये जो टोटल नेट रेसिस्टेंस आया, ये R रेसिस्टेंस का एक एक रेसिस्टर है, सारे आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, सबको हमने किस में लगाया, पैरेलल में। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा 1/R बराबर ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश डैश डैश। तो क्या हो जाएगा बताएं, 1/R बराबर n रेसिस्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा n/R। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R/n। इसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा नेट रेसिस्टेंस है वो कितना आया, 44 ओम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r कितना, एक एक कितना का दिया, 176 का, कितना का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई n। ओम लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो n हो जाएगा आपका 176 डिवाइडेड बाई 44। 11 4 44, 11 6, कितना आ जाएगा n का वैल्यू 4। तो आपको बात समझ आई कि जो 176 ओम के जो रेसिस्टर्स हैं उसको पैरेलल में 4 ऐसे 176 ओम के अगर आप क्या लगा दें, रेसिस्टर्स लगा दें, तो उसका जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 44 ओम आएगा। क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल में रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। जैसे 20 ओम और 20 ओम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 और 10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। दैट इज़ 20 ओम को अगर
आप 20 ओम के रेसिस्टर्स 4 हैं और सबको पैरेलल में लगा दें तो आपका जो नेट रेसिस्टेंस आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे यहाँ 176 है, उसका 1/4 कितना हो गया, 44 ओम। आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना है और सारे रेसिस्टेंस अगर क्या हो, आइडेंटिकल हो और सबको किस में लगा दिया जाए, पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है पैरेलल में होता है R/N। यहाँ से हमने निकाल दिया। स्मॉल r मतलब 176 ओम के 4 रेसिस्टर्स हैं जो किस में लगाया गया है, इस तरह का है, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम, 176 ओम। ये सब को चारों को किस में लगाया गया है, पैरेलल में। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 176। इसको निकालेंगे 1/R बराबर क्या होगा, 4/176। तो R आ जाएगा आपका कितना, 44 ओम। और नेट रेसिस्टेंस हमारा कितना है, 44 ओम। तो याद रखना है कि नेट रेसिस्टेंस कितना होता है, R/N। R क्या है आपका, सारे के सारे जो रेसिस्टर्स हैं सब आइडेंटिकल हैं, सबको पैरेलल में लगा दिया गया, N रेसिस्टर्स लगाया गया, ये फार्मूला हो गया। और सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा, R+R+R+R NR हो जाएगा। नोट डाउन कर लें। मुझे लगता है कि आपको ये डिटेल्स में समझ आया होगा। उतारें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ये वाला, आप मिला लें कौन सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसको मैं फर्स्ट ही मानता। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ मैन यूजेज 100 वाट बल्ब। तो बल्ब की बात कर रहा है। बल्ब का पावर कितना है बताइए, 100 वाट मतलब 0.1 किलोवाट। मैंने 1000 से डिवाइड किया। 8 घंटा पर डे, 8 आवर्स पर डे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 300 वाट हीटर का पावर कितना है, 300 वाट, दैट इज 0.3 किलोवाट। ओके, 4 घंटा पर डे, 4 आवर्स पर डे इस्तेमाल कर रहा है। द टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के लिए मांगा है टोटल कॉस्ट। नवंबर के लिए क्या मांगा है, टोटल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट ये गिवन है। मतलब एक यूनिट का कितना आपको पे करना पड़ेगा, 4 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा नवंबर महीने में। नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा आप बताइए, 30 दिन। 30 गुना एक दिन में 8 घंटे, 30 क्या होगा, 240 आवर्स। यहाँ कितना हो जाएगा टाइम बताइए, 30 × 4 120 आवर्स। तो यहाँ जो एनर्जी हमारा लगेगा वो कितना होगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 0.1 किलोवाट गुना 240 आवर, दैट इज 24 किलोवाट आवर। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट, 24 यूनिट्स। कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा एनर्जी, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 0.3 किलोवाट इंटू 120 आवर, 36 यूनिट्स। टोटल कितना यूनिट्स हो गया, टोटल यूनिट्स हो गया आपका 24 + 36, 60 यूनिट्स। और एक यूनिट का कितना रुपया लग रहा है, 4 रुपया। एक यूनिट का 4 रुपया लग रहा है। तो कितना यूनिट का चाहिए, 60 यूनिट्स का। कितना हो जाएगा, 4 × 60, 6 × 24, कितना रुपया, 240 रुपया लगेगा। फिर मैं कह रहा हूँ बल्ब का पावर 100 वाट दिया हुआ है, उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया, 0.1 किलोवाट आया। 8 घंटा पर डे इस्तेमाल कर रहा है। नवंबर में 30 दिन होते हैं, 30 × 8 मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी पावर गुना टाइम होता है। पावर वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी पावर गुना टाइम होता है।
तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 24 किलोवाट आवर होता है, और किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। उसके बाद इसका निकला, दोनों को जोड़े तो 60 यूनिट आया, और एक यूनिट का 4 रुपया कॉस्ट है, तो 60 यूनिट का 240 रुपया कॉस्ट लगेगा। उतार लें। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हैं जितना मैं अभी करा रहा। नेक्स्ट, थर्ड क्या है बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स। अभी मैंने बताया कितना यूनिट, 250 यूनिट्स। यूनिट का मतलब क्या, किलोवाट आवर। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर के बारे में आप जानते होंगे कितना होता है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और 1 घंटा में 60 मिनट, 60 गुना 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, 3.6 10 टू द पावर 3 और 2 5, पॉइंट इधर लेके गए, 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड, इसको जूल बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो कितना यूनिट है आपका, 250 यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा, 250, इसको निकालना है, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। किस में निकालना है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 250 में कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो क्या हो जाएगा, 25 6 जा 150, 15 25 3 जा 75, और 15 90। तो ये हो गया आपका, एक जीरो और भी आएगा, इंटू 10 टू द पावर 6, एक के पहले पॉइंट यहाँ कुछ होगा जूल। तो क्या हो जाएगा, 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहाँ 10 पे पावर 2 और 6 8 हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, तो 250 किलोवाट आवर में कितना होगा, 250 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बहुत सिंपल है, नोट डाउन करें। आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन उतार सकते हैं, वरना आपके पास अगर पेपर है तो आप ढूंढ लें, क्योंकि अलग अलग सेट में अलग अलग जगह पे नंबर होता है। उतार लें। चलिए, फोर्थ नंबर आज के लिए, फोर्थ। द मोटर ऑफ अ पंप लिफ्ट्स 30 किलोग्राम ऑफ वाटर, 30 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। टू हाइट ऑफ 6 मीटर, हाइट कितना है बताइए, 6 मीटर। द पावर ऑफ मोटर, जी का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोटर का पावर मांगा है। पावर का फार्मूला वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। फोर्स कितना होगा यहाँ पे mg, और हाइट है h डिवाइडेड बाई टाइम। मास कितना हो गया बताइए, 30 इंटू 10, हाइट कितना 6, टाइम कितना लग रहा है 60, 10 6 के 60, 6 5 30, 6 5 क्या हो जाएगा 30 वाट। 30 वाट का मतलब 30 जूल पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, 30 किलोग्राम का बॉडी है, 6 मीटर ऊपर उठाना है, 1 मिनट लगेगा। जी का वैल्यू इतना गिवन है, तो पावर निकल जाएगा यहाँ से, मतलब हर एक सेकंड में 30 जूल एनर्जी खर्च होगा। 30 वाट का मतलब हर एक सेकंड में 30 जूल एनर्जी। तो मोटर का पावर कितना हो गया, 30 वाट। ऑप्शन में आपका 180 वाट है, 120 है, 30 है, 90 है। क्या टिक मारेंगे आप, 30 वाट। जस्ट आपको सॉल्यूशन आना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। वर्क का पावर का फॉर्मूला वर्क बटे टाइम। वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना mg, हाइट कितना h, mg h बटे टाइम। m पुट कर दिया, g पुट कर दिया, h पुट कर दिया, टाइम पुट कर दिया, तो आपका 30 वाट निकला। 30 वाट का मतलब 30 जूल पर सेकंड। हर एक सेकंड में 30 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, किसका, मोटर। तो मोटर का कितना पावर हो गया, मतलब मोटर इतना काम कर सकता है कि एक सेकंड में 30 जूल काम कर सकता है, ये समझ जाए आप। उतार लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 13 में नॉट ट्रू वाली बात किया है। फर्स्ट मतलब ए लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपके घर में मोटर होगा, जैसे पानी है ना, या फैन में मोटर है, जो भी है, जितने सारे मोटर्स, उसको किसकी ज़रूरत है? जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप उसको क्या दिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब वो घूमने लगता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है? नॉट ट्रू। यही सही है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि वही बोला है कि नॉट ट्रू वाला बोला है। कौन गलत है? तो जो गलत है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? मोटर। ये बात गलत है, और जो गलत है वही टिक मारना है। करता क्या मोटर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, तब घूमने लगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पहले से होता है, फिर वहाँ पे कंडक्टर को मूव कराते हैं तो वहाँ पे हमारा करंट फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, जो बहुत लंबा वायर होगा इन्फिनाइट लेंथ का। ये बट रिलेटिव बात है, आप यूँ समझ जाएं कि इन्फिनाइट लेंथ मतलब बहुत बड़ा लेंथ, अभी यूँ समझें, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ अगर बहुत बड़ा हो तो उसको इन्फिनाइट लेंथ कहते हैं। उसके लिए द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का क्या मतलब है? कि यूनिफॉर्म फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा? इसकी डेंसिटी हर जगह क्या होगी? सेम होगी। पैरेलल फील्ड्स का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, इसका मतलब है यहाँ पे जितना फील्ड का स्ट्रेंथ है यहाँ पे भी फील्ड का स्ट्रेंथ वही वैसे ही है। तो याद रखना है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल हो, कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, सेंटर में। तो आप देखे होंगे वो जिसको आप क्या कहते हैं, इस तरह का, ठीक है ना। इसका अगर ये बहुत लंबा हो तो सेंटर में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होगा, और पैरेलल स्ट्रेट का मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। एक्चुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको ये जानना है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल ड्रॉ करेंगे। पैरेलल ड्रॉ करने से हर जगह डेंसिटी सेम होगी, मतलब स्ट्रेंथ सेम होगा। ये सही है। अ वायर विथ अ रेड इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो तीन वायर होते हैं, तो घर में अर्थिंग के लिए दो मेन वायर्स होते हैं, दो मेन वायर होते हैं। एक वायर में पोटेंशियल हाई होता है, एक वायर में पोटेंशियल जीरो होता है। एक में मान लेते हैं इसमें 220 वोल्ट है और इसमें कितना है? जीरो। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट। तो जो 220 वोल्ट वाला है और एक जीरो है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो 220 से जीरो की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा। बीच में हम सर्किट लगा देते हैं सारे। तो जो 220 वोल्ट वाला होता है वो कितना है, या जो भी है, वो लाइव वायर होता है। लाइव वायर को हम लोग अक्सर रेड इंसुलेट करते हैं, और जो जीरो होता है उसको ब्लैक से करते हैं। मतलब एक न्यूट्रल बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? लाइव। लाइव वाले में वोल्टेज होता है, जब उसको आप पकड़ेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, मतलब आपको शॉक लगेगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल को पकड़ते हैं, जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन किया हुआ रहता है, उसको पकड़ेंगे तो उसका भी 0 वोल्ट और आपका भी 0 वोल्ट, तो कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। तो याद रहे कि रेड इंसुलेशन का मतलब लाइव वायर की बात हो रही है, ठीक है। ये सही है। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। जो सही है वो गलत है, जो गलत है वही सही है। नॉट ट्रू ही बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के बारे में आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 इस पेपर के हिसाब से मैंने लिखा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो भी था आप देख लीजिएगा। हमने कितना सॉल्व किया? 1 2 3 4, ये 5 नंबर था, ठीक है, आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। ऑप्शन ए वुड। वुड तो बायोमास एनर्जी का सोर्स है, तो ये गलत है। नॉट अ सोर्स बोला है। गोबर गैस
ये भी है सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, तो ये भी गलत है, जो कि नॉट बोला है। सी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बिल्कुल बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो ये सही है, नॉट बोला है। डी, कोल, ये भी बायोमास एनर्जी का सोर्स है, तो ये भी गलत है। सही कौन है? न्यूक्लियर। जो गलत है वही सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, साधारण क्वेश्चंस थे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिक्स में पहुंचते हैं। इसको उतारना है तो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन में बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? एक कॉन्वेक्स मिरर होगा और एक कॉनकेव मिरर होगा। ये कौन सा मिरर है बताएं? कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे एक बात होती है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। अब ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताऊं? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला पार्ट कैसा सरफेस है? यहाँ पे लाइट को आना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में अगर कुछ गलती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये इसका फोकल लेंथ होगा, ये जो भी है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है। तो इस पार अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो इस लाइट को यहाँ तक आने में कोई उपाय नहीं है। मतलब इस पार रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट आ ही नहीं सकती अगर ये रियल ऑब्जेक्ट, अगर ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब बन पाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप मेरी बात शायद नहीं समझे। आप ये जान लें कि आपके पास अगर प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। चूंकि ऐसा हो नहीं सकता, मैं दो बातें बताऊंगा। यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से तो कुछ और है। ये आपका प्लेन मिरर, इस पार जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा, इस पार जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होगा एक अलग ही कहानी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पे देना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ये समझ आती है कि अगर ऐसा हो, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। इतना ये सी है, तो इस पार अगर जितना डिस्टेंस ये एफ होगा आपका, ये कितना होगा एफ, तो ये क्या होगा 2f अप्रॉक्सीमेटली होता है, वे अलग ही कहानी है। तो इस पार भी अगर 2f डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है, तो कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस होता है। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द मिरर कैसा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो अलग कहानी है। रियल ऑब्जेक्ट अगर वहां पे है तो इधर से लाइट इस पे नहीं आ सकती, तो बात ही नहीं करेंगे कि इमेज बनेगा। इमेज बनने के लिए लाइट को आना ज़रूरी है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है वो अलग कहानी है, उस पर अभी डिस्कशन मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा फिनाइट डिस्टेंस में, चाहे वो जहाँ पे भी हो, तो इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है आपको पता होगा? फोकस और पोल के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनता है? पोल और फोकस के बीच। तो क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर में रियल ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। जो भी होगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होने से सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे होने का मतलब ऐसा माने हम कि पोल से जितना दूर सेंटर है उतना ही दूर मैंने आगे लिया तो इसको सेंटर मान लिया। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस पार सेंटर थोड़े, सेंटर तो उस पार है। तो यहाँ वाला जो इमेज बनता है आपको पता होगा वो हमेशा किसके बीच बनता है? पोल और फोकस के बीच। दैट इज एफ से कम होगा। किससे कम होगा? एफ से कम होगा। ठीक है, तो आप ये जाने अगर उस पार अगर होता सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मानते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर गिवन है? ये 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है तो क्या हो जाएगा? तो ये इसका जो फोकल लेंथ है ये कितना मीटर हो जाएगा? 3 मीटर। तो हमको v निकालना है।
सब उस पार है तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। u कितना हो जाएगा, उस पार है तो पॉजिटिव होगा, +6 फोकल लेंथ भी उसी पार है तो 1 क्या हो जाएगा 3। अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उस पार रियल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, रियल ऑब्जेक्ट को इस पार होना पड़ेगा। आंसर <f होगा अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, वरना फिर देखते हैं इसमें क्या होगा 1/3 - 1/6 तो क्या हो जाएगा बताइए 6, 3 दूना 2 और ये -1 कितना आ रहा है 1/6, दैट इज v का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर उस पार ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कैसा होना पड़ेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, तो v का वैल्यू कितना आया 6। इस पार अगर है तो v6 का मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। अगर ऐसा होगा तो किसके बराबर होगा, जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी 2f होगा, लेकिन उसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट की कहानी क्या है, इसके लिए अलग से डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में अगर ये सही में बोला है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। वहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बात एक्चुअली रेज की करते हैं, किसकी करते हैं वो भी मैं समझा दूंगा। तो v का वैल्यू 6 आया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में है ओरिजिनल में, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आपका जो इमेज होगा वो 2f ही होगा, चूंकि 6 ही आ रहा है। और अगर इस पार 2f डिस्टेंस में है तो आपका जो आंसर होगा वो f से कम होगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल आंसर है =2f, इमेज और पोल के बीच का। इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना, वो भी वर्चुअल बना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और अगर वहीं पे कॉन्केव मिरर की अगर बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे। शायद आपको समझ आया नहीं आया अलग बात है, मैंने फॉर्मूले के बेस पे कर दिया, आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी थोड़ा बता दूं। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कितना, इमेज का डिस्टेंस मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेके आया, वो कितना आया 6 ही आया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना, दोनों बिहाइंड बना, दैट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो आंसर क्या होगा, अगर इस पार है तो <f होगा, उस पार है तो 2f होगा। मेरे हिसाब से चूंकि ऐसा कुछ बोला नहीं इस पार उस पार, बस ये बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा गया है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ही बात किया है। ठीक है, मैं फिर कभी डिस्कशन कर दूंगा, ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा होगा तो तब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। उस पर रियल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं प्लेन मिरर के केस को समझाता हूँ थोड़ा। देखिए, अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल है। लाइट सीधे गई वापस आ गई, लाइट सीधे गई ऐसे चली गई, ठीक है ना। इसका इमेज कहाँ बनेगा, बहुत सारे रेज होंगे, हम दो ही लेते हैं। ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखिए क्या है ये दोनों कैसे रेज हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला इंसिडेंट रेज हैं। इंसिडेंट रेज को पीछे लेके आए तो कहाँ मिला, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिला, तो रियल ऑब्जेक्ट हुआ। इंसिडेंट रेज को प्रोड्यूस करने से जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रेज को अगर प्रोड्यूस करें जहाँ पे मीट करेगा उसको बोलेंगे इमेज। बस आप ये याद रखें। तो इंसिडेंट रेज को मैंने पीछे लेके आया या आगे लेके गया, मिला कहाँ पे, पीछे, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिला, तो रियल ऑब्जेक्ट। अब ये आपका क्या है बताइए, रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये ही रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों को अगर मिलाएंगे आगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। और अगर बिहाइंड द मिरर मिले तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज से क्या बनता है, इमेज बनता है, तो इमेज कैसा बना यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बना। तो आपको क्या समझ आया, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने से जहाँ मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रेज को जहाँ आगे बढ़ाएंगे और जहाँ मिलेगा वो, जहाँ मिलेगा वहाँ इमेज बनेगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर मिलेगा तो रियल बनेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा तो इमेज बनेगा। चाहे वो ऑब्जेक्ट भी हो या इमेज हो, दोनों ही वर्चुअल हो सकता है और रियल हो सकता है। ये कहानी हो गई, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। किस केस में, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया आपका, मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाने से जहां मिलेगा वहां क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और
रिफ्लेक्टेड रेज को आगे बढ़ाने से जहाँ मिलेगा वहाँ क्या बनेगा, इमेज। अब ये आपका क्या है बताइए, ये आपका प्लेन मिरर है और मैंने क्या किया ऐसे। अब बताइए इंसिडेंट रेज है, इसकी मुलाकात इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो हो नहीं सकती। अब ये कैसे होगा ये अलग डिस्कशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पीछे लेके गया, अब यहाँ मुलाकात किया तो इंसिडेंट रेज की मुलाकात इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं होकर बिहाइंड द मिरर हो रही है, तो ऑब्जेक्ट है ये, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। और एक ले रहा हूँ, ये वापस इधर, तीनों मिल नहीं सकता तो यहीं आके मिल रहा है। अब ये वापस इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये किधर जाएगा, ये ऐसे आके इधर जाएगा कहीं, ठीक है ना। ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये नॉर्मल है। तो ये सब ये कौन से रेज हैं बताइए, ये हैं आपके रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा ख़राब बन रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी कैसा रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी कैसा है रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात जो हो रही है अब बिहाइंड द मिरर नहीं होकर कहाँ हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रही है। तो यहाँ इमेज बना, इमेज कैसा बना, रियल बना। तो मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाने से जो मीटिंग पॉइंट होगी वो ऑब्जेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रेज को आगे बढ़ाने से जो मीटिंग पॉइंट होगी वो इमेज होगी। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। उसी तरह का वहाँ पे भी एक केस बनेगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अगर केस है तो आंसर 2F होगा, और रियल ऑब्जेक्ट का केस है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर के आगे अगर है ऑब्जेक्ट तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो मुझे लगता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है, तो आंसर इक्वल टू 2F होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ आ रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही पॉसिबल है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर होता है सेंटर किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो वहाँ पे अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसी तरह का केस होगा, और इमेज भी क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, और कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। शायद बात समझ आई। एक्चुअली ऑब्जेक्ट और इमेज की बात यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ पर रेज की बात होती है। इंसिडेंट रेज को आगे बढ़ाने से जहाँ मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज को जहाँ आगे बढ़ाने से मिलेगा वो इमेज, और अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगा तो रियल, और बिहाइंड द मिरर मिलेगा तो वर्चुअल। ओके, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोल सकता। एक क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस। देख लीजिएगा कितना नंबर है, जो भी है। एक क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। पावर कितना गिवन है बताइए, -5 डायोप्टर। यहाँ पे जो पावर है ये पावर ऑफ लेंस है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 1/फोकल लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, 1/मीटर, या मीटर पे पावर -1। इसी को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। याद रहे, यहाँ पावर का यूनिट वाट नहीं होता है, यहाँ पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। बट ये पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ फोकल लेंथ, जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि पावर, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो क्या होगा 1/पावर। तो 1/- फोकल लेंथ 1/पावर -5.0, तो -0.2 मीटर। ठीक है ना, पर मीटर है तो ऊपर चला जाएगा तो मीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, -0.2 मीटर। तो नेगेटिव पावर का नेगेटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव पावर का पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब देख लेंगे कि लेंस कौन सा लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, कौन सा लेंस के लिए नेगेटिव होता है, उतना डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतार लें इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है। क्वेश्चन में बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है बताइए, 3/2। और क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन पहले समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 का ये मतलब है, ये कितना डेढ़ हुआ, मतलब वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड होगी वो जो होगी ग्लास में जितनी होगी, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी उससे कितना गुना ज़्यादा है वैक्यूम में, 1.5 गुना ज़्यादा है। और वाटर से कंपेयर करें अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड को तो 4/3 गुना ज़्यादा है।
वैक्यूम में। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। बस आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है C/V। ये आप याद रखें। C क्या बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे डिफाइन किया गया। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हम लोग लेते हैं? बेसिकली मीडियम का है। क्या है ये डेफिनेशन है, आपको अभी याद रखना है। C बराबर NV हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर क्या हो गया? NV। मतलब ये जो मीडियम में लाइट की स्पीड है उससे n गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बस एक इंडेक्स है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कि दो मीडियम के बीच जो लाइट के स्पीड में कितना गुना होगा, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? अभी हमने जो एब्सोल्युटली देखा, मतलब हम एक्चुअली किसके, मतलब बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू क्या छुपा हुआ है? वैक्यूम। क्या छुपा हुआ है? वैक्यूम। बात समझ आ रही है? बस बहुत 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 सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा? ये बात आपको समझ आ गई, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव, अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? मीडियम का। किसका? मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जिसका निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसमें जो लाइट का स्पीड होता है वो ऊपर होता है, और जिसका निकालते हैं वो नीचे होता है। वैसे इतना की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसका वो नीचे होगा, मतलब वहाँ पे लाइट की स्पीड जो होगी वो नीचे होगी, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी वो ऊपर होगी। क्लियर है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, तो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा? C/, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर कितना दिया हुआ है? 3/2। दूसरा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? C/VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बराबर कितना दिया? 4/3। तो क्या हो जाएगा बताएं? मैं अगर इसको सॉल्व करूं एकदम बढ़िया से, C/VG/C/VW कितना हो जाएगा बोलें? ये हो जाएगा आपका 3/2/4/3। तो C कैंसिल हो जाएगा, VW ऊपर चला जाएगा और VG नीचे आ जाएगा। 3/2 गुना 3/4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बताएं? आप कैसे भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा लेंदी बता रहा हूँ। VW नहीं पता, ग्लास में कितनी स्पीड गिवन है? 2 गुना 10⁻8 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 9/4 दूना 8, 2 चौक 8। तो कितना हो जाएगा? VW 9/4, 4 दूना 8, 4 दूना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं। मैं फिर बताएं, NG का मतलब क्या हो गया? C/VG। ऊपर C होगा चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो उसमें लाइट की स्पीड ऊपर होगी, उसको C से डिनोट करते हैं। C/ लाइट की स्पीड कहाँ पे? ग्लास में, इतना दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ऊपर वैक्यूम में लाइट की स्पीड, नीचे वाटर में लाइट की स्पीड बटा 4/3। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। 1 डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया? 2 किया। उसके बाद C कैंसिल हो गया, VW/VG बराबर आ गया 9/4। पुट कर दिया और आंसर आ गया। ओके, तो ये थी कहानी किसकी? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो फिजिक्स के जितने सारे क्वेश्चंस थे उसमें 17 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 क्वेश्चंस क्लास 9 के। 10 क्वेश्चंस कितने किसके थे? क्लास 9 के। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे क्लास 10 के जो ऐसे ही बन जाएगा, टिक करना है बस। तो मेनली जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से हैं? क्लास 9 से। तो अब क्लास 9 के क्वेश्चंस को अच्छे से करें तो आपका अच्छा रैंक आने का पूरा चांस होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शायद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे फिर मैथमेटिक्स का, फिर केमिस्ट्री और बायो के सर से भी बात करेंगे। अगर वो सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो जाएं तो उनका भी वीडियोज़ आएगा। तो इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।